नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार। दरअसल आज देश के जाने माने अधिवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक साक्षात्कार किया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने जीवन की वो सभी बातें शेयर की हैं। कैसे कांग्रेस में आए, कैसे कांग्रेस में नेता बने, कब इंदिरा गांधी ने उन्हें अध्यक्ष बनाने की पेशकश की, कब वो सक्रिय राजनीति में आए और किस तरीके से एक छोटे से नेता से बड़े कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर रहा। इस दौरान कितनी परेशानियां आई, कितनी दिक्कतें आई, लेकिन उन सब को वो निजात पाते हुए इस पद तक पहुंचे। एक बार उनके मन में भी इच्छा जागी कि उन्हें कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। नहीं बन पाए, कुछ भी कारण रहे। आज वो खुद में उसी पार्टी के सबसे बड़े पद पर बैठकर अपने को गौरवान्वित तो समझते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने जो हमें दिया वो हम भूल नहीं सकते। हम छोटे से दलित परिवार से आते थे, सपने में भी नहीं सोचा था इतनी बड़ी इज्जत, आबरू, शोहरत कांग्रेस के जरिए हमें मिलेगी। यही तो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस में सबको समान अधिकार, सबको समान पोजीशन मिलती है। और आज यही बात बार बार कपिल सिब्बल ने उनसे सवाल करके पूछी, क्या आपके अधिकारों का हनन हुआ? क्या आपको यह लगा कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे कांग्रेस में एंट्री नहीं हो पा रही है? क्या आपको कभी लगा कि मैं गरीब परिवार से आता हूं इसलिए कांग्रेस में मुझे वो वैल्यू नहीं मिलती, वो कीमत नहीं मिलती जो मुझे अन्य दलों में मिलती है? तो उन्होंने क्या बेबाक राय रखी है, क्या बेबाक जवाब दिए हैं। ये इंटरव्यू सभी को देखना चाहिए कि ऐसे सड़क पर पलने बलने पढ़ने बढ़ने वाले परिवार के बच्चे को अंतिम शिखर तक कांग्रेस ने लाके रख दिया। बातें तो बहुत भारतीय जनता पार्टी करती है कि मैं अंतिम व्यक्ति की बात करता हूं, मैं फलाने व्यक्ति की बात करता हूं, मैंने इसको ये बना दिया लेकिन उसको ये बना दिया। ऐसा नहीं। यहां जो बनता है वो अपनी बात कहने में भी सक्षम होता है, अपने अधिकार मांगने में सक्षम होता है। तो सुन लीजिए ये, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, हो सके तो हमारी सदस्यता भी लें। चलिए देख लीजिए ये। नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में और उसके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में कुछ बातें आपको बताएंगे, जिससे साफ ज़ाहिर होगा कि जब हमें स्वतंत्रता मिली और हमने संविधान को अपनाया तो कई ऐसे लोग ऐसी परिस्थितियों से गुज़रे और अपने जीवन के सफ़र में एक चोटी तक पहुँचे। ऐसी कई कहानियाँ हैं और उन कहानियों को सुनकर हमें प्रेरणा भी मिलती है। कई ऐसे परिवार थे जो गरीब परिवार थे, वहाँ उन परिवारों से ऐसे शख्स उभरे जिन्होंने देश की कमान संभाली और ऐसे ऐसे पद पर पहुँचे जिससे लगा कि वाकई में स्वतंत्रता जब हमें मिली तो उन लोगों को भी मौका मिला। वो हैं खड़गे साहब। बहुत बहुत आपका स्वागत। नमस्कार। अभी आपसे मैं कुछ बातें सुनना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले जो मुझे जानकारी मिली है कि आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए। आपके पिताजी एक मिल में लेबरर थे, काम करते थे, मिल में काम करते थे। और जब आप 7 साल के ही थे उस समय जो जहाँ आप रहते थे वो बिदर था, और बिदर में उस समय हैदराबाद में बिदर था, उसके बाद कर्नाटका में आप आए। तो उस समय जो निज़ाम था वो नहीं चाहता था कि हैदराबाद हिंदुस्तान में आ जाए, तो उसके जो रज़ाकार थे उन्होंने हमले शुरू किए और कई गाँव में हमले उन्होंने किए। और आपका भी ऐसा गांव था जिस पे उन्होंने हमला किया, और आपका जो घर था जो जिस पे टिन शेड में आप रहते थे उसको उन्होंने जला दिया। उस समय आप वहाँ थे और आपके पिताजी खेत में काम कर रहे थे। जब उनको पता चला तो वो वहाँ पहुँचे, लेकिन आपकी माताजी की मौत हो गई
उसी में, लेकिन आपको उन्होंने बचा लिया। इस परिस्थिति से अब तक, और ऐसी ये दर्दनाक परिस्थिति है, आपको अपने माता का स्नेह नहीं मिला, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। और ऐसे कई लोग हिंदुस्तान में हैं, इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, हिम्मत नहीं हारी। आपने फिर ध्यान शिक्षा पे दिया, आप पढ़े, वहीं एक स्कूल में पढ़े, उसके बाद अब गवर्नमेंट कॉलेज में आपने लॉ किया, और लॉ के बाद आप लेबर मूवमेंट में आ गए। और इसके बाद की जो कहानियाँ और आपके शब्दों से हम सुनेंगे, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उस परिस्थिति में जब आप छोटे से थे, आपके मन में क्या बीत रही थी? मन में देखिए, उस वक्त की परिस्थिति बहुत अलग थी। रज़ाकारों ने एक डिमांड रखा था कि निज़ाम स्टेट इंडिपेंडेंट रहे, और चंद लोग पाकिस्तान को जोड़ना चाहते थे। उस वक्त उन रज़ाकारों ने, रज़ाकार मीन्स वॉलेंटियर्स, That's right. तो वो वॉलेंटियर्स हर गांव-गांव जाना, प्रचार करना कि आप लिख के दो, हम ऐसा इंडिपेंडेंट चाहते हैं, आज़ादी हमारी अलग रहने दो, पहचान हमारी अलग रहने दो। तो वैसे वक्त हमको तो उतना ये चीज़ों में मालूमात भी नहीं थे। मैं किसी हमारे गांव में, छोटे गांव में जो रहते हैं कि बावड़ी रहती है, धर्मशाला रहती है, जी हाँ। बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं, तो मैं भी वहीं खेल रहा था। और हमारे घर में मेरी माँ थी, मेरे चाचा थे और मेरी बहन थी, और ये लोग अपना घर में काम कर रहे थे। और जब हमारे माताजी भी पकाते बैठी हुई थी घर में, तब रज़ाकारों का एक ऐसा था कि 20-25 घोड़ों पे आना, किसी गांव में घुसना, और गांव में ज़्यादा लूटते नहीं थे, मारते थे। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव के बाजू में एक बड़ा हादसा हुआ, और वहाँ पर कम से कम 780 लोग मारे गए। उस गांव से हमारा हार्डली 6 किलोमीटर था, और नेचुरली वो घोड़े सवार वैसा ही उधर भी है, जो भी रास्ते में घर दिखा उसको जला देना, और से बर्ची से दूर से मारना, ऐसी चीज़ें हरकतें करते थे। उतने में एक हमारा घर थोड़ा गांव के रास्ते के नज़दीक है, तो रास्ते के नज़दीक रहने से वो हमारे घर को भी अटैक किए मारे। नेचुरली जब जलाना ही मकसद था, तो उसमें मेरी माँ भी मर गई, भाई मर गया, बहन मर गई, और मेरे चाचा भी खत्म हो गए। और मेरे पिता खेत में काम कर रहे थे, जो हम लोगों को थोड़े थोड़े जमीन रहते, 7 एकड़ 8 एकड़, उसमें काम कर रहे थे। तब गांव में हंगामा मचा, तो हमारे पिताजी बहुत घबरा गए, गांव में क्या चिल्ला रहे। तब उनको किसी ने कहा कि अरे भाई, आपके घर को आग लगी है, और बचे या नहीं हमको मालूम नहीं, इसीलिए, लेकिन तुम्हारा बच्चा तो एक झाड़ के नीचे बच्चों के साथ खेल रहा है, तो कम से कम उसको तो बचा लो। तब मेरे पिताजी आए, मैं अभी 6 साल का था उस वक्त, तो हमारे पिताजी आके मुझे बचा लिए, और रोते हुए करते हुए, वहाँ ठहर तो नहीं सकते, ठहरे तो फिर क्या होता,
ये उन्होंने समझा, मेरे को ये कहानी उन्होंने बताई। तब मैं वहाँ से मेरे को हमारे पिताजी ने रिश्तेदारों के घर जाने का तय करे। उसी रात कोई रिश्तेदार घर के अंदर आने नहीं देता था। भाई ये कुछ करके आए हैं इसीलिए तो रजाकार इनको मार रहे, तुम घर के अंदर अगर आएंगे तो हमारे खतरा हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, तो मार देंगे हमको। तो इसलिए फिर हमारे रिश्ते नहीं आने देने की वजह से हमारे पिताजी वहाँ पर हमारे पास सेंधी के बन होते हैं, जैसा आपके तरफ ताड़ी के बन होते हैं वैसा सेंधी के बन होते हैं, जिससे लोग सेंधी निकाल के ये अपना जो खास करके महात्मा गांधी जी सुबह सुबह उठते पीते थे नीरा। नीरा, अच्छा। तो वो नीरा वहाँ मिलती थी। तो हमारे पिताजी ने सोचा चलो इसको जंगल में सुलाऊं। तो घनी जंगल में जहाँ थोड़ा पानी भी बहता था, उस रात में उन्होंने अपनी कंबल बिछा के सुलाया। फिर उन्होंने अपने फिर रिश्तेदार को कम से कम खाने के लिए तो जाके पूछना, तो पूछे तो वो थोड़ा कुछ खाने के लिए दिए। और लेकिन उनका कहना यह था कि बार बार मत आओ, अच्छा, कि कोई देख लेगा तो अब फिर हमारे पिताजी कोशिश करके जहाँ भी रात में जाना पहचानत के लोगों के पास जाके खाना लाना। और कभी कभी वो पत्तों का ऐसा बिछोना, उस पे अब तो कारपेट पे मैं पैदल फिरता हूँ, उस वक्त पत्तों पे मुझे सुलाते थे, एक को एक जोड़ के वो सुलाकर बाहर जाते थे। फिर काम गिम करके फिर आते थे, किसी को मालूम नहीं। तब आखिरी में उन्होंने सोचा कितने दिन ऐसा काटेंगे। फिर रोज 8-10 दिन में उन्होंने जाने का सोचा, लेकिन वक्त पे पैसे नहीं मिले जहाँ जाना चाहते थे वहाँ। तब ऐसा वैसा 1 महीना हम वो जंगल में काटे। फिर वहाँ से हमारे पिताजी एक गांव का पटवारी था जिसको हम कुलकर्णी कहते हैं, उसके पास जाके पूछे कि हमारा चाचा का पता दीजिए। अच्छा। हमारे चाचा महार रेजिमेंट में काम करते थे, खड़की में। अच्छा। तो उस वक्त जबरदस्ती अट्टा कट्टा अगर कोई भी दिखता है तो जबरदस्ती मिलिट्री में भर्ती करते थे। अच्छा। तो ये रेलवे में मजदूर बोल के काम करते थे। इन्होंने ज़रा अच्छी हाइट गिट थी इनके, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में सोल्जर्स की कमी थी। तब उनको ज़बरदस्ती ले जाके मिलिट्री में भर्ती कर दिया और वो पूना में खड़की में भर्ती होके थे। जब हम कभी भी साल को एक बार आते तो अच्छे अच्छे चीज़ें गांव में लाते थे, तो सब गांव के अमीर लोग भी पटेल लोग भी आके उनको सामान उनके पास ले जाते थे, लेकिन कोई हाथ में नहीं लेता था। अच्छा। तो वो रख देते थे अपने मंच पे, वो क्या बोलते हैं हमारे पास ये खाट रहती ना, धाबा में वैसा, उस पे रखना, वो लोग उठा लेके जाना, ऐसा करते थे। तो आप उस समय स्कूल में पढ़ते थे? कहाँ पढ़ते? नहीं, अभी स्कूल को आया ही नहीं मैं। अच्छा। मैं तो ये हमारे पिताजी ने जो बताया और मैं उनको खुद देखा था। अच्छा। इसको हमारे चाचा को, जिनका नाम नरसिंह राव है। अच्छा। नरसप्पा बोलते थे, नरसिंह राव बन गए। अच्छा। तो वहाँ से जाना, तो हम ये नांदेड़ की ट्रेन थी, नांदेड़ से मनमाड से ऐसा पूना होके आती थी हैदराबाद की ट्रेन, क्योंकि वहाँ रेलवे स्टेशन हमारे गांव से 12-13 किलोमीटर कुछ था, है अभी भी। भालकी तालुका
जिस गांव में मैंने जन्मा, अच्छा। और वरवट्टी मेरा गांव का नाम है। जी हाँ, जी हाँ। सो वहाँ हमने जो गया ट्रेन से, तो पहुँचे खड़की में पूना। तब इंक्वायरी हमारे उस पते पे पिताजी वहाँ के लोगों से पूछे, मिलिट्री के लोगों, तब उन्होंने ले जाया वो सब स्टोर रूम जो भी रहता टेबल, ये उसमें उन्होंने बताया ये नंबर वाला ये रेजिमेंट में ये है। तो उन्होंने छानबीन करके निकाले, तो रजिस्ट्री में उनका नाम था। जब छुटते वक्त, क्योंकि उनको 1947 में आज़ादी मिली, जी हाँ। तो हमको आज़ादी अभी नहीं मिली, हम घूम रहे थे सिर्फ। तो उतने में वहाँ उन्होंने पूछने के बाद उन्होंने कहा ये काम तो यही करता था, सब वॉलेंट्री पैसा लेके गया सब है, लेकिन उन्हें रजिस्ट्री में डेस्टिनी नहीं लिखा, अच्छा। कहाँ पहुँच रहे हैं ये नहीं लिखा, इसीलिए हम नहीं बता सकते। तो फिर हमारे पिताजी निराश हो गए, और वहाँ से फिर हम जो गुलबर्गा ट्रेन आती है जो बॉम्बे से शोलापुर, शोलापुर से गुलबर्गा, गुलबर्गा से हैदराबाद जाती है, वो ट्रेन से हम आए। आने के बाद वहाँ उतरे तो वहाँ मिल थी, जिसको कहते हैं MS के मिल, यानी महबूब शाही कलबुर्गी। के का मतलब अब गुलबर्गा मशहूर है वो, लेकिन उस वक्त उसको कलबुर्गी कहते थे, अब फिर न कलबुर्गी रखा गया उसका नाम। तब वहाँ हमारे चाचा के घर जहाँ पहुँचे, तब तक उनकी शादी हो चुकी थी। ज़रा अच्छे इसमें जो मिल में अच्छा जॉबर की पोस्ट होती है वो अच्छी, ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता, लेकिन 32-40 लोगों के ऊपर देखभाल करने का। तब उन्होंने सोचा कि कैसा हमारे अच्छा है भाई काम, लेकिन उनके हमारी चाची जो बन गई थी, उसने वो नहीं चाहती थी कि हम लोग उनके साथ रहे, तो उन्होंने भी फिर 1-2 दिन में ही अच्छा अनबन बन गए। फिर हमारे पिताजी फिर भी परेशान हो गए। फिर बाद में एक सदाशिव मास्टर बोल के थे, जो वहाँ कार्डिंग डिपार्टमेंट में वो मास्टर थे। तब उन्होंने एक दिन इनको लकड़ी फोड़ने के लिए घर बुलवाया, तो लकड़ी फोड़ने के लिए गए। तब वो उन्होंने पूछा क्या काम करते हैं क्या नहीं, इन्हें अपनी हिस्ट्री बताई ऐसा ऐसा। तो फिर सदाशिव मास्टर ने क्या किया कि इनको तुम कल आओ, मैं कम से कम बदली नौकरी देता हूँ। बदली मीन्स अगर करेक्ट, कौन नहीं आता है, अगर उसकी जगह पे थोड़ा काम सीखो, उसके बाद तो ऐसा ही आहिस्ता आहिस्ता सीखते वो काम मिला, वहीं रहे। तो वहीं फिर आप स्कूल में वहाँ जाकर स्कूल में वहीं पर रहे, और वहीं पर एक उनकी मिल वालों की एक स्कूल थी, जी हाँ, उसमें मुझे उन्होंने पढ़ाया। फिर पढ़ाने के बाद वो क्या हो गया, वो स्कूल ठीक नहीं था, क्योंकि टीचर्स बराबर नहीं, वो नहीं, और उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन था कि बहुत गरीब बच्चों को एक अनट्रेन्ड टीचर को लगा के पढ़ाते थे। अच्छा, और अच्छे जो सुपरवाइजर जो ये है, उनके बच्चों को अच्छा, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन थी। वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन। तब अपने पिताजी बोले इसको कैसा भी पढ़ाना है, क्योंकि हमको तो एक तो का माँ नहीं, कोई भी नहीं भाई। तब उन्होंने सोचा एक ही बेटा है, इसको किसी रंग से बढ़ाना, ऐसा उनका
ध्यान में आया होगा तो वो, जो सुना है पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी लेते थे आपकी पढ़ाई में। हाँ पढ़ाई में दिलचस्पी लेते, लेकिन हम उतने दिलचस्पी से पढ़ने के बजाय खेल में मेरे को बहुत नहीं, शौक आप तो था। कबड्डी के भी वो हैं और कबड्डी, हॉकी हॉकी और इवन क्रिकेट भी खेलता था। वो जो क्रिकेट मिल भी खेलते थे, हाँ। के आप लोग, स्पोर्ट्स में बहुत आपका हाँ, दिलचस्पी थी। दिल था। लेकिन हमारे पिताजी इसको किसी से कभी भी पूछते थे तो वो लकीली वही सदाशिव मास्टर जो थे, उन्होंने वहाँ पर एक स्कूल था जो देवड़गांवकर बोल के उन्होंने स्थापना की थी, जो नरसिंह राव साहब के गुरु थे, जो अम्बे जोगाई के। उन्होंने निज़ाम एरिया में बहुत से स्कूल करे थे, स्वामी रामानंद तीर्थ। अच्छा। तो उसमें यहाँ पर एक उन्होंने गुलबर्ग में भी खोला था। तब हमारे पिताजी ने उस स्कूल में डाला, लेकिन वो स्कूल में एक कंडीशन था कि हर महीना फीस देना। तो हमारे पिताजी बहुत मेरा ख्याल करते थे, तो वो स्कूल में डाल दी। उस स्कूल में फीस ऐसा था, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं तो 1 रुपए, अच्छा। सेकंड स्टैंडर्ड 2 रुपए, अच्छा ऐसे था। या 10वीं तक पढ़ते हैं तो 10 रुपए। करेक्ट। और सब लोग फर्स्ट को देना, हाँ। क्योंकि प्राइवेट स्कूल था। आधे से ज़्यादा आरएसएस के टीचर थे, और खास करके जो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, होने के बाद पूना में से बहुत से टीचर्स भाग के गुलबर्गा आए, अच्छा निज़ाम स्टेट में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर वो पार्ट टाइम पढ़ाने का या फुल टाइम पढ़ाने का इसलिए काम करते कि वो गांव को नहीं जाना चाहते थे, पूना इधर। फिर उन्होंने, हमारे पिताजी ने, अब ठीक है मेरे को एक कंसेशन दीजिए कि मेरी तनख्वाह हर 10 तारीख को मिलती है। हाँ तभी हम पैसा दे पाए। हाँ, तब मैं उस दिन ही मैं आपको शाम को दूंगा। तो उन्होंने अलाउ किया। 10 दिन के बाद सभी लोग फर्स्ट को देते, उन्होंने 10th को अलाउ किया। अलाउ करने के बाद वही हम पढ़े। फिर उसके बाद आपने लॉ गवर्नमेंट कॉलेज में किया? नहीं, नहीं। वहाँ पर एक प्राइवेट लॉ कॉलेज उस वक्त नहीं था। अच्छा। पूरे पूरे हैदराबाद कर्नाटक में एक ही डिग्री कॉलेज थी। अच्छा। वो सूबेदारी बोलते थे, उसमें चलाते थे निज़ाम के वक्त। अच्छा। कोई कॉलेज के लिए ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, अच्छा। 1 या 2 थे। हमारे जिले में एक ही था, और वो बीदर से भी लोग वहीं आते थे। तो वो कॉलेज, यहाँ मैट्रिक नूतन विद्यालय में मैं अपना मैट्रिक पास किया। तो उसके बाद में कॉलेज को गवर्नमेंट लॉ आपने कब किया फिर? कॉलेज सतत वैसा ही। उसके बाद देखिए, मैं 61 में मैट्रिक पास हुआ, 62 में पीयूसी पास हो गया, 65 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अच्छा। 67 में मैं लॉ ग्रेजुएट बना, 68 में मैं बार काउंसिल एग्जाम, उस वक्त बार काउंसिल एग्जाम रहता था, उसके बगैर आपको वकालत करने नहीं देते थे। फिर वो बेंगलुरु जाकर मैं वहाँ महावीर, एक दोस्त था मेरा जैन, उन्हें वो हम मिल के रहते थे, क्योंकि हमारी दोस्ती उसकी अच्छी थी। स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन में उसको लड़ाया था, मैं भी लड़ा तो था। आप भी लेबर यूनियन में भी तो आप बाद में हुए। ऐसा ही एक है सिलसिला, हमारा कहीं कटा नहीं। अच्छा। ऐसा। उसके बाद यहाँ जो जैन मंदिर में आके हमने दोनों एक ही रूम में रह के फिर लॉ एग्जामिनेशन, बार काउंसिल एग्जामिनेशन दिए। फिर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। बार काउंसिल का एग्ज़ाम होने के बाद उसमें ज़रा दिक्कत थी, क्योंकि मेरे को कोई लेने को तैयार ही नहीं थे। कि उस वक्त क्या था, 15 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस रहना, और डायरी मेंटेन करना, और डायरी मेंटेन करने के बाद आप एग्जामिनेशन बैठना। तो तब उस वक्त
मुझे कोई देता ही नहीं था। तो एक दिन शिवराज पाटिल मिले। जी हाँ, उसके यहाँ फिर आपने काम किया उनके यहाँ। तो उनको भी 15 साल नहीं हुए थे उस वक्त उन्होंने, लेकिन अच्छा आदमी दिल का। तो वो उन्होंने एक तरकीब बताई, हमारे पास आप बैठो, काम करो, मैं एक सीनियर को देखता हूँ, जिस सीनियर को पास मैंने थोड़ा अपने लिए भी पहले काम किया था, तब वहाँ गया मैं। वो वहाँ जाना सिर्फ मकसद डायरी में सिग्नेचर लेना, फिर शिवराज पाटिल के पास आकर बैठना। थोड़ी थोड़ी वकालत शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद में फिर 1972 में आप चुनाव लड़े। नहीं, उसीलिए बोल रहा, 68 में मैं देखिए, उसके बाद 67 के बाद स्टूडेंट यूनियन में भी था, उसके बाद 68 में यूनियन भी बनाया, उसके बाद लॉ भी पास हो गया, फिर शादी भी हो गई। उसके बाद फिर मैं इसमें प्रैक्टिस भी शुरू किया। उतने में एक साल में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ। 1969 में स्प्लिट हुआ और 72 में आपको टिकट मिली। नहीं, 69 में स्प्लिट होते ही इंदिरा गांधी जी 70 में। ये बताइए, आप पहली मुलाकात आपकी इंदिरा जी से कैसे हुई? 70 वो खुद आए ना उधर, सब प्रचार करते, यहाँ के लोग, लीडर लोग हाथ छोड़ने के बाद, और वहाँ से वीरेंद्र पाटिल चीफ मिनिस्टर थे और निजलिंगप्पा ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो इसलिए गुलबर्गा आए, वो मीटिंग रखे, एक अपना ड्रॉट मीटिंग। उस वक्त हमारी मुलाकात हुई, और मीटिंग एक छोटी सी, उस वक्त तो बड़ा मीटिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने 144 वो ये लगा दिया था उस वक्त की सरकार। तब वो हमने सब यंगस्टर मिलके, इंदिरा गांधी जी से मिलके, देवराज अरस उस वक्त कन्वेनर थे, उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं थे डिसॉल्व होने के बाद। तो हमको मुलाकात देवराज अरस ने करा के बोले कि मैडम ने भी ये बोली, इस लड़के को आप सिटी प्रेसिडेंट बनाओ। तो लोगों की भी कमी थी, हम लोग हाजिर थे। आप लीडर भी तो थे लेबर यूनियन। लीडर था, उसीलिए मुझे इसलिए चाहते थे, कम से कम मेरे पास 8-10 हजार रेडी लोग थे। कोई प्रोसेशन निकालना, कोई कुछ करना, या स्टूडेंट यूनियन था। ये रहने से मेरे को एक मौका ऐसा था कि हर एक आदमी बुलाता था, कुछ एजिटेशन है, अरे आओ भाई इसमें पार्टिसिपेट करो, या उसको गेस्ट बोल के बुलाओ, वो ऑटोमेटिकली लोग आते, ये था। लेकिन हमारे पिताजी को ये वरी था कि ये अच्छा वकील बनता है या नहीं। ये सुबह से उठ के जो हड़ताल करना, उनमें जाना, इनमें जाना, मैं इसको एक मकसद से बनाया, लेकिन ये वकील बन रहा नहीं। वो सोच रहे थे वकालत की, और आपने कमाल कर दिखाया। कहाँ से आप चले और कहाँ पहुंचे आप। और उसके बाद 72 के बाद तो कभी चुनाव हारे ही नहीं आप। नहीं हारा। 72 से लेकर 2004 तक आपके चुनाव नहीं कभी हारे। 2019 तक 19, हाँ, उसके बाद तो आप लोकसभा लड़े। मैं तो एमएलए की बात कर रहा हूँ। 9 बार तो आप एमएलए बने, फिर 2 बार आप लोकसभा में आए, ठीक है। फिर आप ऑफ कोर्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में आज भी हैं आप, और कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं 2022 के बाद। तो ये कोई कहानी, कोई साधारण कहानी नहीं है। वो तो है। और आपने कई मंत्रालय संभाले, कर्नाटका में कई मंत्रालय संभाले, आपने लैंड रिफॉर्म्स में बहुत काम किए, एजुकेशन में बहुत काम किया, उसके बारे में हमें बताइए आप। देखिए, ये मुझे जब इंदिरा गांधी जी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम अनाउंस किया 69 में, उससे हमको बहुत, उन 10 पॉइंट प्रोग्राम से बहुत मैं आकर्षित था। अच्छा। कि उसमें लैंड रिफॉर्म्स था, बॉन्डेड लेबर का था, बैंक नेशनलाइजेशन का था, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये सब रहने की वजह से हम जो चाहते थे वो इंदिरा गांधी जी के एजेंडा में था। तो इसीलिए हम उधर आकर्षित होके फिर सिटी प्रेसिडेंट वो सब बनने के बाद
अब नेचुरली हमको 72 में टिकट मिला, हम जीतते 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 रहे और उसके बाद में वहाँ मेरे को मेजॉरिटी मिला। तो उस वक्त भी मेरे को देवेगौड़ा ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो एक मौका चले गया। फिर एक बार मैं खुद अपने बल पे CLP लीडर बन के 69 आपने कई चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया, बंगारप्पा हो, सब के लिए वो नाते हैं। हाँ। एक वीरेंद्र पाटिल के वीरेंद्र साथ पाट, हाँ। 1 साल नहीं था, क्योंकि वो हमारे गांव के थे, हमारे नेबर थे और उनके खिलाफ हम लड़ते थे क्योंकि हम थे इंदिरा गांधी जी के साथ, वो थे निजलिंगप्पा के साथ, तो इसीलिए हमारी उनकी लड़ाई चलती थी। तो उन्होंने हमको अब उनकी मिनिस्ट्री में नहीं लिया, 1 साल नहीं रहा, लेकिन बाकी सभी अपने दोस्त थे, हमारे साथ ही थे। ऐसा कोई वो सीनियरिटी उनकी भी नहीं थी, हम उन्होंने एक ही बार बने और हम तो लड़ते भी रहे। तो ये है कहानी, अभी बहुत है, अब जितना होना उतना आप लीजिए। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने गृह मंत्रालय जब आपने संभाला वहाँ, हाँ, उस गृह मंत्रालय में आपने वीरप्पन को गिरफ्तार करवाया। हमने बहुत मेहनत की और वहाँ क्या होता था कि उसको कावेरी के इधर आए कर्नाटक में, तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते थे। वो कावेरी के उधर रिवर के बाजू में तमिलनाडु में भागता था। सो इधर से उधर, उधर से इधर भागने में वो बहुत ये था और हमारे बहुत से ऑफिसर को भी मारा, बहुत से मारा। हमारे लोग, हम लोग भी उसको, यानी मैं नहीं था, इसके पहले के लोग भी पकड़ने की कोशिश किए, लेकिन वो यशस्वी नहीं हुए। लेकिन मेरे को एक बात यहाँ कहना ज़रूरी पड़ता है कि जब होम मिनिस्टर यहाँ अडवाणी साहब थे, उन्होंने आपसे आग्रह किया, हाँ, उन्होंने कहा खड़गे साहब कुछ तो करो। इतना मेरे को किसी पर्टिकुलरली मैं जब अरबियन कंट्रीज में जाता हूँ तो वहाँ मुझे पूछते हैं, साहब ये डाकू को पकड़ नहीं सकते आप, क्या है? तो मैं यहाँ तो कई डाकू चल रहे हैं, कोई पकड़ता ही नहीं किसी को आजकल। ये डाकू तो ऐसे हैं कि खुद भी खराब हो रहे, दूसरों को भी खराब कर रहे। तो तब उन्होंने मेरे को बहुत मदद की, यहाँ से मशीन ये 303 सब। उसके बाद में कार्स जो पूछा मैं दे दिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग ही उसको घर में छुपा लेते थे, उनके कम्युनिटी के लोग। तो आखिरी में हमने एक जयललिता जब आ गई, वो कोऑपरेट करी, तो हम हमारे एरिया में आए तो हम उसको मारने लगे, वो एरिया में गए तो वो मारने लगे। तो एक विजय कुमार बोल के बहुत अच्छा ऑफिसर था, यहाँ CRF का भी चीफ था वो बाद में, वो बहुत ऑनेस्टी से काम किया। और हमारे पास भी बहुत से ऑफिसर्स थे, फिर ये एक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप बेचारे सभी तो मेहनत करे। तो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद हम पकड़े, उधर कूद गया। अच्छा। तो जयललिता ने क्या कर दिया, उसको पकड़ लेके सीधा चले गए उनके ऑफिसर्स, और उन्होंने क्रेडिट उनको मिला। तो हमारा पकड़ना हमारा हो गया, उसको सब करना। तो क्या फर्क पड़ता है, आपने जो करना था वो किया। नहीं, करना तो किया, लेकिन ऐसा है ना, दुनिया में क्रेडिट उसी वक्त मिलता है। तो 99 मार्क्स भी अगर आप लेंगे, अगर 1 मार्क नहीं मिलेगा तो 100 नहीं हो जाएगा। तो यही तो हो रहा है आज के दिन के, हमने काम तो सारी UPA ने किया और क्रेडिट ये लोग ले रहे हैं। इसीलिए ले रहे हैं, उनकी आदत है। देखो, ये लोगों की जब झूठ बोलने की आदत होती है, और ये लोग दिल से काम नहीं करते, दिखाने के लिए करते और इसके लिए। तो वो एक बहुत बड़ा काम हमने किया, वीरप्पन का, तेलगी का, उसके कावेरी वाटर डिस्प्यूट का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद पैदल चलना शुरू करे, कृष्णा ने। तो ऐसा बहुत से काम है। अब कंबालपल्ली का मर्डर केसेस
जो खुद सोनिया गांधी जी आए थे वहाँ, और उन्होंने बहुत फील करा कि क्या इतने लोगों को मार रहे, क्या गवर्नमेंट। तब हमने कुछ कमियां थी वो बताए, लेकिन बाद में मैडम डांट कर ठीक कर दी वहाँ वो लोगों को। उससे हमने उस खास करके होम मिनिस्ट्री में जो काम हमने किया, अब कोई ऐसा दिखता नहीं करने वाले। तो एक और दिलचस्प बात है कि आपने अपने इलाके के लिए आर्टिकल 371J में अपने इलाके के लिए बहुत बड़ा काम किया, जो ज़रा बताओ दर्शकों को। अमेंडमेंट देखो, आर्टिकल 379 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई जो हमने किया है, शायद ही दूसरे किसी को वो दूसरे कोई कर नहीं सकते, नहीं बोलता। जब यूनानिमस है तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट रख के 2/3 मेजॉरिटी लाना बहुत मुश्किल काम है। और उसमें हमने जो किया आर्टिकल, लेकिन बहुत मुश्किल ये हो गई कि क्या उसमें डिमांड रखना, कौन से मुद्दे उस आर्टिकल में डालना। इसके लिए मैं सब जगह फिरा। अच्छा। और आपके पास भी आया था मैं। जी हाँ। और हमारे पास एक बात हो रही थी, लॉ मिनिस्ट्री बहुत बदल रही थी। जी हाँ। लॉ में मुझे मालूम, एक से एक दूसरे गया, तीसरे, ऐसा मेरे को हर जगह घूमना पड़ता था। आखिरी में होम मिनिस्टर भी बदल रहे थे एक दो तो मेरे को ऊपर, लेकिन मैं बाहर नहीं बोला इसलिए कि मेरा काम खराब होता और कुछ बात भी बहुत बड़ा काम किया आपने। तो मैं उस एरिया में मैं बोला, जब तक हमारा निज़ाम का एरिया है, हैदराबाद कर्नाटक स्टेट, वो 3 जिले, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, इन 3 जिले के लिए मैं उनको कुछ करके देना, तभी ये आर्टिकल 371J। और इसको सबका सपोर्ट बाद में मिला। इवन बीजेपी वाले भी सपोर्ट किए और आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। कैबिनेट में वो थोड़ा सा अटक रहा था, जब हमारे प्रणब मुखर्जी साहब थे, तब अगर ऐसा करते गए तो इसको एक पेंडुलम बॉक्स, प्रधानमंत्री जी का साथ मिला उस समय आपको। हाँ, प्रधानमंत्री तो इसके फेवर में बिल्कुल फेवर मैं खास करके धन्यवाद दूंगा कि मैडम सोनिया गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। मैं जहाँ फोन करो उनको कहता था, रिक्वेस्ट करके उनको सबको फोन करके उन्होंने कहते थे देखो इसको एक मदद करो। मैं खुद, ये सोनिया जी हमेशा सोशल कार्य के लिए हमेशा साथ देती हैं। गुलबर्गा मैं खुद ही गई थी, हालात देखे। और ये मैंने इलेक्शन में भी, मेरा इलेक्शन में मैं वही एक शर्त रखा था। बहुत पिछड़ा इलाका है गुलबर्गा। हाँ, मैंने ये शर्त रखा था कि अगर मेरे को यहाँ से कर्नाटक से दिल्ली भेजना है तो मेरे को ये आर्टिकल 371J अगर देंगे तो मैं जाऊँगा, नहीं तो यहीं रहूँगा। तो आखिरी में वो हुआ, हमने उसका फ़ायदा उठाया। आज हज़ारों लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, प्रोफेशनल्स बन रहे हैं, और डेवलपमेंट के लिए हर साल 5,000 करोड़ रुपए वो 3 जिले को मिलता है। और एक बल्लारी, एक मैं उसमें जमा लिया क्योंकि वो डिवीज़न था, तो चारों जिलों को काफ़ी पैसा भी मिला। सारी उम्र आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े रहे, कभी इधर उधर आपने बयान नहीं दिए, कभी सोचा भी नहीं। आपके कई कॉलीग्स इधर उधर हो गए, और आरएसएस के प्रति आपका भी आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन हमेशा रहा। और आपने ये भी कहा कि अगर सरदार पटेल साहब होते तो ये बैन पूरा आरएसएस को लगता उठता भी नहीं। आरएसएस उन्होंने रहे जब भी था, सब जब था ना, हाँ, तो उन्होंने ही तो लगाया। फिर उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी कि हम पॉलिटिकल काम नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको, हाँ, वो हमेशा आरएसएस वाले ऐसा ही करते हैं। ब्रिटिश के ज़माने में भी लिख के दिया माफ़ीनामा, जी हाँ, सब कर दिया, फिर बाद में वही शुरू करे।
और वल्लभ भाई पटेल जी के जमाने में भी वही किया। जी हाँ, जी हाँ। तो ये क्या है आरएसएस? इसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए आरएसएस अगर मैं कहूँ तो ये एक देश को फोड़ने वाला एक संगठन है। आप बोलेंगे कैसा? देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन कहती है हम सभी लोग सेक्युलर, इसमें जात पात धर्म कुछ नहीं, सब धर्म एक है, सब जाति के लोग एक है। तो आप बताइए, जब मैं खुद हिंदू बोल के बोलता हूँ, आप हिंदू नहीं मानते मुझे, जी हाँ। और मुझे जहाँ का वहीं रखना चाहते हैं। अब आरएसएस की और एक तंत्र क्या चला है, जो दलित है, पिछड़े हुए लोग हैं, ये जो समाज में अभी जुड़े नहीं, मेन स्ट्रीम में अभी आए नहीं, तो वो लोग अभी भी इनको पीछे ढकल रहे। या कांग्रेस ने कुछ मदद की आगे आने के लिए, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, ये लोगों ने जो भी किया, उस मेहनत को वो आज एक नजरअंदाज उसमें तब्दीली कर रहे हैं कि ये अपने ही एक विचारधारा के साथ लोगों को लेके जाना। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे हिंदू मानते हो आप, लेकिन मेरे को अंदर आने नहीं देते, घर के अंदर। आप हिंदू मुझे मानते हो, देवल में नहीं आने देते, पानी नहीं पीने देते, शिक्षा देते नहीं। फिर मैं किस दिल से आज के ज़माने में, आज के जनरेशन में, आज के बच्चे क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। क्या कहेंगे? क्यों बोलेंगे अब? अच्छा। और आप बोलते हैं कोई कन्वर्ट नहीं होना, कोई वो नहीं होना। ठीक है, आप कुछ भी कहो, उसका दिल जीत के आप करो ना। जी हाँ, सही बात। हाँ, आप अब हिंदू में ही सभी लोग हैं, तो लेकिन हिंदू में रखने के लिए आपने क्या काम किया? इसको इनको ये तो हम जैसे लोगों को भी, हम भी तो हिंदू हैं, हमें भी नहीं मानते ये। अब कम से कम आप नजदीक हैं, मेरे को दूर से है। आप जरा देवल के अंदर जाते हैं, मैं तो कंपाउंड के बाहर ठहरता हूँ। सही बात है। तो इसीलिए ये जो है, इनकी मंशा समाज को जोड़ने का नहीं है, कभी भी नहीं था। सबको एक जगह लाने का नहीं है, अभी भी दूर कैसा रखना वो बोलते हैं। ये तो राजनीति इनके इस आधार पे चलती है कि ये राजनीति उनको अब क्या हो गया कि एक आदमी उन्होंने जो कहते हैं वो करने वाला मिला और वो करने वाला जो वो कहते हैं वही करता है। और उसको ये भी मालूम है खुद को, अपने आप को, मैं बैकवर्ड क्लास का हूँ कहते हैं, या बैकवर्ड क्लास फॉरवर्ड क्लास का नहीं। एक आदमी ये बोलना चाहिए मैं हिंदू हूँ। नहीं, जहाँ बैकवर्ड क्लास का उनको फायदा मिलता है तब वो बात करते हैं। नहीं, क्यों? अगर रिलीजन देखो, आदमी जो है, मैन इज बॉर्न फॉर, अपना धर्म के लिए आदमी पैदा नहीं हुआ। ऑफ कोर्स नॉट। आपका हिंदू धर्म है इसलिए वो पैदा नहीं हुआ, कोई क्रिश्चियन का है उसलिए नहीं। उसको एवरी चॉइस इज देयर, उसके बाद वो कोई भी ये ले सकता है। लेकिन ये लोग कुचलने का काम करते हैं और जलसी है समाज में। दूसरा आदमी अगर आता है तो उसको सप्रेस करने का उनका काम है, और वो सुपीरियरिटी को कायम रखने के लिए ही वो लोग ये सब मनुस्मृति के रास्ते पे चलते हैं हमेशा। और मनुस्मृति को जिंदा रखने के लिए ही वो कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ। उसको भूलते नहीं, क्योंकि उसमें उनकी सुपीरियरिटी है। और मेरे को आश्चर्य हुआ, कई जजेस भी अपने जजमेंट में आजकल ये दे रहे हैं कि फलाना इसमें ये कहा गया, ग्रंथ में ये कहा गया। और चतुर्वर्ण का भी कोई जिक्र किया एक आधा जज ने। अरे ताजुब हो रहा मेरे को। अरे आप तो कानून के प्रोटेक्शन करने वाले, कानून के तहत लोगों को राह बताने वाले। आपको धर्म से क्या लेना देना है? आपको कुछ भी नहीं। आपको सब धर्म के लोग आपके पास आते हैं, आपको न्याय देना है। और वो उसमें से
कमियां गिनने के बजाय उसमें जो कमियां हैं उसको ठीक बोल के आप उसको मोहर लगा रहे हो। जी हाँ, ये तो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग देश को सुधारना नहीं चाहते। और एक छोटा सा मुल्क, बहुत से जगह छोटे मुल्क हैं, वो हमसे भी आगे बढ़ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ रहे हैं। जीडीपी तो हमारी बड़ी जीडीपी है, क्योंकि आपके पास 140 करोड़ लोग हैं, इसीलिए है, इसीलिए। तो इसीलिए आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, आपका घर बनेगा, आपका कपड़े बनेंगे, जीडीपी तो बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा क्या? नहीं नहीं, वो तो इनको भी मालूम है, लेकिन उसकी बात नहीं करते। तो ये लोग सिर्फ जिंदा रहना चाहते। तो ये जो नफरत की राजनीति जो आज के दिन हो रही है, इसका नतीजा आपके हिसाब से क्या होने वाला है? नहीं, ये नफरत की राजनीति अगर करते थे तो बहुत दिन टिकने वाला नहीं है। अच्छा। और मैं कहूँगा अगर ऐसा करते गए तो देश को मार गिरता। वो तो बचेंगे कहीं ना कहीं, छुप जाएंगे, जैसा गांधी जी को मार के वो छुप गए, बच गए, फिर उसके बाद में आ गए। तो ये तो होने वाला है, लेकिन देश को बर्बाद करके जाने वाले हैं। जल्द से जल्द इसको सब मिलके लड़ना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन को भी अब मिलना चाहिए ना, इकट्ठा एकजुट होकर लड़ना चाहिए। श्योर, मिलना चाहिए। ये लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, मैं इसलिए आपसे सवाल नहीं नहीं, एक बात है कपिल साहब, जब आप किसी उसूल पे मजबूत रहते हो तब, और लाइक माइंडेड हम जो बोलते हैं ना, लाइक माइंडेड के साथ मजबूती भी रहना, तो आप क्या हो गया, रीजनल पार्टीज बहुत हो गए, उनके एस्पिरेशंस का, हमारा बस इतना ही। उनको ये मालूम नहीं देश में संविधान है, संविधान अगर बदल गया रीजनल पार्टीज भी खत्म हो जाएंगे। सही बात है। तो कभी कभी अब उनको भी समझ में आएगा आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, आ भी रहा है, कुछ ऐसी बात नहीं है, आ भी रहा है, कुछ को नहीं भी आ रहा, लेकिन आ भी रहा है, ऐसी बात नहीं। मेरे मिलजुल करके चुनाव लड़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मिलजुल करके हम लड़ने को भी तैयार हैं और मिलजुल के हम चले। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि सब कुछ मेरे को ना, मेरे एरिया में या मेरे स्टेट में सब कुछ मुझे ही होना, फिर दूसरा पार्टी आएगा कैसा? और नेशनल पार्टी ही एक ऐसी होती है जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को ठीक रख सकती है और संविधान को ठीक रख सकती है। अब कोई आया, 2/3 मेजॉरिटी का विषय आया, कौन करेंगे क्या कि एक रीजनल पार्टी करेगी? नहीं, सब मिलने के बाद ही करेगी ना। बिल्कुल सही। तो ये समझ में पहले आना चाहिए। नहीं तो मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूँ, उसको कम सीट दो, इसको वो दे, नहीं दो, उसके आधार पर देते जाओ और एक दूसरे को बढ़ो। लीव एंड लेट लीव पॉलिसी रखो। हाँ, सही बात है, सही बात। तुम भी जियो, दूसरों को जीने दो जो तुम्हारे विचारधारा के लोग हैं। ये तो वैसे सत्ता पक्ष के लोगों को भी करना चाहिए, लिव एंड लेट लिव, कि आप भी जियो और हमें भी जीने दो। लेकिन ये तो इनका तो मकसद यही है कि किसी तरीके से ऑपोजिशन लीडर्स को झूठे मुकदमे से जेल में डालो इनकी। तो ये तो एक, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नहीं, मैं तो सफर कर रहा हूँ, मेरे पास तो 5 केसेस हैं, डिफेमेशन केसेस हैं। कहीं भाषण किया तो उसके ऊपर है, कहीं मैं सच बोला वो भी है, वो फेस कर रहा हूँ। वो करेंगे क्योंकि झूठे मुकदमे ज़्यादा दिन नहीं चलते। गलती से अगर हमारा वकील भी ठीक ढंग से हमको सपोर्ट नहीं करा, जेल में जाने का अगर आया तो 2 दिन जेल में भी जाके आ सकते हैं उसमें। लेकिन हमारे को वो उसूल छोड़ना नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए, इससे अलग होकर आज की जो स्थिति है, ख़ास तौर पे जो ईरान में वॉर चल रही है, उसके बारे में 2-4 मिनट आपसे लूँगा। तो आप बताइए, आपका क्या इसमें ख्याल है? क्या हमारी जो राजनीति है, जो हमारी कूटनीति है, उसमें लगता है कि आपको कोई कमी रह गई है या मजबूत है? तो मजबूत तो नहीं है, कमी रह गई है। अगर ये पहले से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो फॉरेन पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट,
वो पॉलिसी को अगर सामने रख के ये चलते तो बहुत कुछ आगे बढ़ते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, हर एक से दोस्ती करना, हर एक को गले लगा लेना। और कोई प्राइम मिनिस्टर आप सुने हैं कभी, खैर कोई पढ़े हैं क्या, कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर, अब अमेरिका के जो आज प्रेसिडेंट हैं, उनके प्रचार को अगर आप जाते हैं तो आप नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कैसा करेंगे, बचाएंगे कैसा देश को। अब जाओ, तो वही तो आपकी आलोचना कर रहा है आज प्रेसिडेंट ट्रंप, वो इनके साथ कहाँ है? उसी ने तो 50% टैरिफ के हमको तो इतने ट्रंप ने इतने टैक्सेस डाले, उसने करवाया, सब कुछ, फिर भी ट्रंप, इस बार ट्रंप बोल के मैं बोला, प्रचार तो आप ही कर रहे हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको समझ में नहीं आया तो दूसरों से पूछना चाहिए। मैं बहुत सी चीज़ें मुझे मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ दिल्ली की पॉलिटिक्स में मैं नहीं था, मैं 40 साल तो वही था, तो मुझे कोई कमी है फॉरेन पॉलिसी के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, दूसरे सेक्रेटरी जो है फॉरेन सर्विस में काम किए हैं उनसे पूछता हूँ, और लॉ में कुछ कमी है, किसी बिल में कुछ कमियां हैं, तो हम किसी से सलाह करके बात करते हैं। अरे भाई, जो चीज़ आपको नहीं आती उनको तो सब कुछ आता है, आप सीखना चाहिए। उनको नहीं आती, उनको तो सब कुछ आता है। यहाँ पर तो ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर का और बीजेपी पार्टी के नेता में पूरा ज्ञान उनके पास ही है, किसी से सीखना ही नहीं है, ये उनकी आदत है। और मुझे कुछ भी नहीं आता, फिर भी मैं सब श्रेष्ठ हूँ बोले तो कैसा? भाई आप सीखो। आप, अब मुझे हिंदी स्पष्ट बोलने नहीं आता, समझिए, किसी से पूछना इस शब्द का अर्थ क्या है, पूछना ये कोई मेरी कमजोरी नहीं है। बिल्कुल सही, सीखना आपका बड़ापन है ये सीखना है। बिल्कुल मुझे तो वैसा मोदी साहब, अगर उनको किसी में कमजोरी दिखती है, वो सीखना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में अगर कमजोरी है आपकी, और आपको किसी पढ़ाई लिखाई में कमजोरी है, तो आप सीखना चाहिए। सिर्फ सबको कुचलना, एक ही सीखे हैं, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या भविष्यवाणी है आपकी, क्या लगता है 29 में कुछ होगा? होगा, लोगों में तो रोष है, आप भी देखते हैं। अब लोगों को तो ये मालूम हो गया है कि पहले जो उनके ऊपर भरोसा किए और जो इतने खराब डिसीजन लिए, ये नोटबंदी का हो, झूठ बोलने का, 2-2 करोड़ नौकरियां का, फिर उसके बाद में जो एक राइट टू वर्क जैसे स्कीम्स जो हम लाए थे, खास करके सोनिया गांधी जी के ज़माने में, ये राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू फूड सिक्योरिटी, ये सब लाए थे। ये राइट्स बन गए थे, दो दे आर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो उनको राइट में उसको तब्दीली कर दिए उन्होंने, इन्हों निकाल कर फिर उसको अलग कर दिए। तो ये लोग दिल से नहीं चाहते कि गरीब लोग अपने पैरों में खड़ा होके लड़े और आगे बढ़े, ये नहीं चाहते। अब एजुकेशन में कितना खराब कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो 50,000 में एडॉक टीचर्स बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कैसी कोई पढ़ाई होगी? कहाँ से पढ़ाई होगी, कहाँ से क्वालिटी एजुकेशन होगी? नहीं, इनके पास पैसा नहीं है ना, इनके पास कोई इनकी आर्थिक कमजोरी है बहुत। नहीं, मैं भी उसमें नहीं मानता आपकी बात। सिर्फ पैसे से, तनख्वाह ज्यादा करने से ही क्वालिटी आती है, ये नहीं समझता। नहीं, इनके पास आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इनके पास को खर्चने के लिए वो पैसा ही नहीं है, ये कह रहा हूँ। अरे उनके पास बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए नहीं है। हाँ, से भी बात। और सिलेबस इतना चेंज कर रहे हैं कि ये खुद क्या, पहले 5,000 साल पैदा हुए थे, आंखों से ही वो घटनाएं देखे, ऐसा समझ के सब सिलेबस अलग अलग कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक पे निर्भर है ना, ये तो इलेक्शन तो ऐसे ही जीतते हैं ये लोग। इलेक्शन में जीतना ही उनका एक मकसद है, काम करना मकसद नहीं है।
दे डोंट वांट वेलफेयर। अगर लोग होशियार बन गएंगे, लोग अगर आगे बढ़ जाएंगे, लोग अगर इकोनॉमिकली वेल ऑफ होंगे तो उनकी चलती नहीं ना। देखिए, हर रिलीजन साइंटिफिकली थोड़ा विचार करना चाहिए। तुम्हारे पास सब अंधश्रद्धा, सबको आंख मूंझ के एक्सेप्ट करते हो। कोई क्वेश्चन करा, भाई ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पानी बनता है और पानी से आदमी पीने से जिंदा रहता है, अगर कोई बोला नहीं 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 नहीं, ये सबने आया है। अरे नेचर का है, नेचर ने आपको पानी भी दिया, हवा भी दिया, अग्नि भी दिया, सब कुछ है। उसका उपयोग कैसा होता है और उसी के आधार पर आदमी जीता है। तुम उसको माल मसाला लगा के आज छू मंतर के जैसा कर रहे हो, लोगों को वो पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपके सिलेबस में गलत चीजें आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसा पढ़ेगा, विचार करेगा। फिर हम पिछले 5000 वर्ष पहले क्या था, अज्ञानी लोग थे, वैसा ही रहेंगे। सही बात है आपकी। तो मेरा हिसाब, मेरा मन जो कहता है वो कि विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए और इनके जो षड्यंत्र हैं, झूठे षड्यंत्र हैं, उसको जनता के सामने लाकर कुछ राजनीति में सुधार होना चाहिए, ताकि अच्छे लोग जो देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, चाहते हैं कि बेहतरी हो, ख़ास तौर पे गरीब लोगों की हम आकांक्षा करते हैं कि ऐसा होगा। और आप जैसे लोग राजनीति में बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आपने ये साक्षात्कार देखा तो आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि इसको लेकर आपकी क्या सोच है। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।